वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के पेपर 1 के बारे में। आपको बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी का जो पेपर होता है आपका, उसमें 305, 306, 307, 308 यानी 4 पेपर आपके हिंदी में होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। किसमें? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। कितने पेपर होंगे? 4 पेपर होंगे, जिनमें से आपका जो पहला पेपर होता है अन्य विश्वविद्यालयों में, खास करके जैसे मैं आपको बताऊं, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। इसमें 305 और 306 जो पेपर होगा आपका, ठीक है। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि प्रथम, ये होगा 305 कोड का। इसके अलावा भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि जो द्वितीय होगा, वो 306 वाला कोड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, द्वितीय। तो इस तरीके से ये 2 पेपर आपके कंप्लीट होंगे। इसके बाद में आप देखेंगे जो आपका लोक साहित्य और लोक संस्कृति वाला पोर्शन है, वहाँ से 307 और 308 एक प्रकार से ये पेपर होंगे। तो इन चारों मॉडल पेपर को मैं जल्द ही दे दूंगा, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये 4 मॉडल पेपर आपको मैं दे दूंगा। हालांकि आपके लिए मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है पहले से ही, यानी कि हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि पेपर 1 BA 6 सेमेस्टर का ऑलरेडी अवेलेबल है मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का, वो देख लीजिएगा आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं, ये भी लेक्चर भी। 307 और 308 का लोक साहित्य और लोक संस्कृति वाला है, तो सभी विश्वविद्यालयों का वही सिलेबस है। इसमें क्या किया गया कि एक पेपर को शुरुआत की 4 इकाई को एक प्रकार से पेपर 1 बना दिया गया और पेपर 2 जो लास्ट की 4 इकाई हैं, इस तरीके से। तो और 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम 50 से अधिक यानी लगभग 75 से 76 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन टॉप 50 मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पर, चूंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो BA 6 सेमेस्टर में आप हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न अब की बार आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑब्जेक्टिव होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का लिखित होगा, राम मनोहर लोहिया का लिखित होगा, इन सभी का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का लिखित होगा, ठीक है। ऐसे ही बात करें तो कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का आपकी बार ऑब्जेक्टिव होगा, तो इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न अगला, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बात किस अनुच्छेद में संविधान के कही गई है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद की अगर बात की है तो संविधान के अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी, यानी भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी होगी। और जो लिपि होगी यानी लिखने का जो मेथड होगा वो आपका कैसा होगा? लिपि मतलब जो लिपि होती है, ठीक है, स्क्रिप्ट जो होती है वो देवनागरी होगी, ठीक है। यह अनुच्छेद 343 में बताया गया है भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान के भाग 7 की मतलब भाग 17 की अगर बात की जाए तो भाग 17 में भारतीय राजभाषाओं के बारे में बताया गया है, हिंदी वगैरह के बारे में। भाग 17 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक का जो अनुच्छेद है, ये भाग 17 के नाम से जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा आप आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब संविधान बना था तो उसमें कुल मिलाकर के 8 अनुसूचियां थीं। बाद में एक प्रकार से 9वीं अनुसूची जुड़ी, फिर 10वीं जुड़ी, ठीक है, 11वीं जुड़ी और 12वीं जुड़ी, ठीक है, यानी 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी। जिनमें से जो सबसे लास्ट अनुसूची थी पहले, 8वीं अनुसूची, उसमें शुरुआत में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। बाद में क्या हुआ कि सिंधी भाषा को शामिल किया गया, ठीक है। सिंधी भाषा के बाद में क्या हो गई, कितनी भाषा हो गई? 15 भाषा हो गई। फिर उसके बाद में 3 भाषा और जोड़ी गई, उसको अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा। नमक भाषा जोड़ी गई। नमक का मतलब क्या होता है? ना से होता है नेपाली, माँ से होता है आपका मणिपुरी, और का से होता है कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा और जुड़ी। तो 15 में जब 3 हुआ तो कितना हो गया? 18 बोलियां हो गई। अब 18 जो भाषाएं या 18 बोलियां आप शामिल हो गई। 18 के बाद में क्या किया गया? 4 बोलियां और शामिल की गई बाद में। 4 बोलियां जो थी उसको आप ट्रिक से ध्यान रखिएगा, बोडो मास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बोडो मास। बोडो मास कोई भाषा नहीं है। बो का मतलब होता है बोडो, बोडो एक भाषा है। डो का मतलब होता है डोंगरी, डोंगरी भी एक भाषा है, बोली है, ठीक है। इसके अलावा जो माँ है, माँ माने मैथिली, ये मैथिली बोली, इसको भी शामिल किया गया भारतीय संविधान की 8वीं सूची में। और जो आपका ये आपका सा है, सा से बना संथाली, संथाली भाषा को भी एक प्रकार से भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची या 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये सब बोलियां एक प्रकार से अब एक प्रकार से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बोलियां हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी आप देखेंगे, जैसे कि इनमें से आप देखेंगे डोंगरी शामिल है, ठीक है, मैथिली भी शामिल है, असमिया भी शामिल है, ठीक है। ब्रज भाषा शामिल नहीं है, ठीक है, ब्रज जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की गठन की अगर बात करता तो 1960 होता, लेकिन बात किसी कार्य कर रहा है स्थापना की। स्थापना कब हुई? 1961 में। 1961 की अगर बात की जाए तो उस दिन एक प्रकार से 1 अक्टूबर का डेट थी। 1 अक्टूबर 1961 को एक प्रकार से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना करी जाती है और इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर डी.एस. कोठारी। डॉक्टर डी.एस. कोठारी को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक प्रकार से 1 अप्रैल 1961 को एक प्रकार से बैठाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1961 को, तो स्थापना पूछा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर पूछता कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के गठन कब किया गया था, तो 1960 में गठन किया गया था। दिसंबर यानी 21 दिसंबर को एक प्रकार से गठन किया गया था। 31 दिसंबर 1960 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? फटाफट से आप बताएंगे हिंदी की उपभाषाएं कितनी है। हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो 5 उपभाषाएं हिंदी की, यानी कि उपभाषाओं में जैसे कि आपकी आ गई पूर्वी हिंदी, ठीक है, ये पहली हो गई पूर्वी हिंदी, दूसरी हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, तीसरी हो गई आपकी राजस्थानी हिंदी, और चौथी हो गई आपकी कौन सी? चौथी हो गई आपकी बिहारी हिंदी, और पांचवी हो गई आपकी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कितनी हिंदी हो गई? 5 हिंदी, यानी पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी में आप देखते हैं जैसे आपकी कन्नौजी और ब्रज हो गई, ठीक है, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी है, बुंदेली है, कोरबी, ये सब शामिल हैं, ठीक है। ऐसे राजस्थानी में पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, यानी इसको आप मेवाती, मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, ये सब भाषा बोलते हैं, मालवी, ये सब आपकी राजस्थानी भाषा में आती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी अगर बात की जाए बिहारी हिंदी में, तो अवधी, मतलब बिहारी हिंदी में क्या होता है? बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 बोलियाँ शामिल हैं, ठीक है। अगर पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें तो पहाड़ी हिंदी में आप सभी लोग जानते होंगे, पहाड़ पर जो बोली जाने वाली जो एक प्रकार से है, वो पहाड़ी हिंदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो पहाड़ी हिंदी वो होती है, क्लियर। ध्यान रखिएगा इन सभी बात को। तो पहाड़ी हिंदी वो हो गई, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग जो है सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो पहाड़ी हिंदी में एक प्रकार से कई बोलियाँ आती हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, हालाँकि देखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन पूर्वी बोली की हिंदी नहीं है? देखिए, पूर्वी बोली में कितनी हिंदी आती हैं? 3 पूर्वी बोलियों में, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियाँ ये पूर्वी बोली हैं या पूर्वी हिंदी की बोली हैं, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि बिहारी बोली की अगर बात की जाए, बिहारी हिंदी जो है, ये बिहारी अपने आप में एक उपभाषा है। बिहारी में 3 बोलियाँ हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये नहीं है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है इनमें से। पश्चिमी हिंदी की बोली में देखें और अवधी नहीं है, अवधी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली। पश्चिमी हिंदी में कोरबी, हरियाणवी, बुंदेली, इसके अलावा 2 और है आपकी कन्नौजी और एक प्रकार से खड़ी बोली या ब्रज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या की अगर बात की तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आता है। अगला क्वेश्चन से पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, बताएं पूर्वी हिंदी की बोलियां इनमें से कौन सी हैं? देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, इसमें ब्रज जो है ये खड़ी मतलब पश्चिमी हिंदी की है। कन्नौजी जो है एक प्रकार से ये एक प्रकार से पश्चिमी हिंदी की है। अवधी इसमें आपकी केवल पूर्वी हिंदी की, तो ये गलत हो जाएगा वैसे। भोजपुरी, बघेली, भोजपुरी आपका बिहारी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी और बघेली आपकी अवधी की है, तो ये भी गलत, मतलब कि इसकी पूर्वी हिंदी गलत हो गया। मैथिली ये आपका बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक है। ब्रज और कन्नौजी ये आपका एक प्रकार से पश्चिमी हिंदी की बोली है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो ये एक प्रकार से भोजपुरी की अगर बात की जाए, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये 3 बोलियां एक प्रकार से 3 बोलियां किसकी हैं? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ठीक है। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां भैया? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? पश्चिम मतलब बिहारी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और एक प्रकार से एक और है आपका मैथिली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी की में आप देखते हैं आपको 5 भाषाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी हो गई। पश्चिमी हिंदी में जैसे कि आपकी मैंने आपको बताया अभी कि जैसे आपकी कन्नौजी, ब्रज, खड़ी, ठीक है, हरियाणवी, बुंदेली ये सब आती हैं, क्लियर, ध्यान रखिएगा पश्चिमी में। ऐसे ही पूर्वी हिंदी में आप देखते हैं, पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो गई।
राजस्थानी हिंदी की अगर बात की है तो उसमें आपका मेवाती, मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, मालवी ये सब होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर बाटी का संबंध किससे है? जो अहीर बाटी ये बोली है, अहीर बाटी जो बोली जाती है, इसका संबंध किससे है? पूर्वी राजस्थानी से, पश्चिमी राजस्थानी या दक्षिणी या फिर उत्तरी, बताएं। तो जो अहीर बाटी बोली बोली जाती है गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में, इसका संबंध उत्तरी राजस्थानी बोली से है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला जो रचनाकार हैं वो है विद्यापति जी। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी को मेवाती भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थानी को पूछेगा तो पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं, क्लियर। अच्छा, इसको मेवाती को या पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी जो है हड़ौती भी कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? बताएंगे सभी लोग, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। जो डिंगल भाषा है इसका संबंध किससे है, बताइए। गुजराती साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, पंजाबी साहित्य से, या फिर एक प्रकार से उर्दू साहित्य से? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो डिंगल भाषा का जो संबंध है ये किससे है? ये राजस्थानी साहित्य से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थानी से, खास करके नागरी लिपि में लिखी जाती थी पश्चिमी राजस्थानी, क्लियर। पश्चिमी राजस्थानी मैंने आपको बताया था कौन सी होती, पश्चिमी राजस्थानी आपकी जो मारवाड़ी है वो, क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था बांकीदास ने। बांकीदास की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से इनकी पुस्तक है कुकवी बतीसी। कुकवी बतीसी का प्रकाशन 1871 में हुआ था। इसी पुस्तक में साहित्यिक भाषा के लिए डिंगल भाषा का एक प्रकार से सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है, बांकीदास के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान के चारण कवियों ने अधिकांश किस भाषा में काव्य रचना करी है? बताएं। राजस्थान के चारण कवियों ने अधिकांश किस भाषा में काव्य रचना करी है? तो अधिकांश तौर पर पिंगल भाषा में रचना करी है। पिंगल जो है ये डिंगल से प्रभावित जो ब्रज भाषा होती है उसी को पिंगल कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? तो डिंगल भाषा को अगर बात की जाए तो डिंगल भाषा को आप भाट भाषा भी कहते हैं, मरु भाषा कहते हैं, मारवाड़ी भी कहते हैं, पुरानी राजस्थानी कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। तो ये एक प्रकार से डिंगल भाषा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। डिंगल के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? डिंगल के सबसे पहले या सर्वप्रथम कवि हैं दाढ़ी कवि बादर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, देखें प्रश्न है, साहित्य में डिंगल का प्रयोग सबसे मतलब कब मिलता है? बताएं। साहित्य में डिंगल का प्रयोग कब से मिलता है? तो 13वीं शताब्दी से अब तक मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल ये साहित्य हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थानी साहित्य को दो प्रमुख बोलियां राजस्थानी साहित्य की कौन सी हैं? देखिए डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य की दो प्रमुख बोलियां हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शब्दकोश की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताएंगे सभी लोग। शब्दकोश की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है शब्दकोश की उत्पत्ति, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं शब्दकोश की उत्पत्ति जो हुई है, ठीक है, शब्दकोश का मतलब एक प्रकार से डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरियो मतलब कि डिक्शनियो बोलने की क्रिया, इसमें पहली बार एक प्रकार से शब्दकोश की उत्पत्ति की गई। दूसरी बार डिक्शनरियस शब्दों का संग्रह जिसको बोलते हैं, तो एक प्रकार से इसकी मतलब शब्दकोश की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। पहला है आपका डिक्शनियो शब्द, डिक्शनियो, डिक्शनियो मतलब होता है बोलने की क्रिया, और दूसरा जो शब्द है वो है जो है डिक्शनारियस। डिक्शनारियस का मतलब होता है शब्दों का संग्रह। तो इन्हीं दो शब्दों से लैटिन भाषा का शब्द है, इनसे शब्दकोश की उत्पत्ति हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शब्द संपदा सीखने और सिखाने के लिए किस प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे आप? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो शब्द संपदा सिखाने और सीखने के लिए जो है किस प्रभावशाली युक्ति की प्रशंसा करेंगे? वर्तनी प्रतियोगिता की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? बताएं। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? पगड़ी शब्द जो है इसमें से देशज है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पगड़ी। इसके अलावा देशज शब्दों की अगर बात किया है, ऐसे शब्द होते हैं देशज शब्द जिनकी परिभाषा मतलब कि जिनका कोई अता पता नहीं होता, ऐसे शब्द जो कि एक प्रकार से अपने आप आ गए हैं या उनका एक प्रकार से पता नहीं होता, उनके स्रोत का पता नहीं चलता कि कहाँ से आए हैं,
जैसे तकिया, मचिया, खटिया, लुटिया, ये सब आपके जैसे शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम तद्भव क्या होता है? तत्सम माने होता है उसी के समान, यानी संस्कृत के समान जो शब्द हैं, जैसे दुग्ध, ठीक है, चक्षु, ठीक है, क्षीर, ये सब तत्सम है। ये संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गई है, वो तत्सम होते हैं। तत्भव का मतलब होता है तत् उभव, तत् माने उसी के, भव माने उदय होना, यानी कि जो उसी से निकले हुए हैं। यानी जो तत्सम से या संस्कृत से, संस्कृत का घिसा पिटा रूप जो हिंदी में आकर के प्रयोग है, जैसे क्षीर से बन गया क्या? खीर। क्षीर कहने में थोड़ा सा जीभ को कष्ट होता था, तो आजकल के हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो है बहुत आलसी हो गए हैं। तो और क्या करते हैं, जब आलसी हो गए हैं तो भाई वो घिसी पिटी बोली ही बोलते हैं। मतलब कि क्या होता है कि घिसी पिटी बोली का मतलब ये हो गया, जैसे क्षीर कहने में कठिन शब्द उनको ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए खीर शब्द ज़्यादा उचित होने लगा और सरल शॉर्ट फॉर्म में बोलने लगे। इसीलिए कुछ महान भाव हैं वो हिंदी में अंग्रेजी मिक्सचर करके बोलने लगते हैं, ठीक है, उसे मिश्रित कर देते हैं हिंदी में अंग्रेजी। हालांकि चलिए ठीक ठाक बात है, भाषा विचारों का माध्यम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है, ठीक है, अगर बड़े लेवल पर देखें। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुतो सुखम। मतलब ये होता है अलसस्य कुतो विद्या, यानी कि अगर आलस से आप कर रहे हैं तो आपको विद्या कहाँ? आलस है तो विद्या कहाँ? अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम। आ माने नहीं, आ उपसर्ग लग जाता है, अनुपसर्ग लगने से क्या बन जाता है? वो शब्द नहीं नकारात्मकता का फील देता है प्रभु, ठीक है। तो क्या हो गया? क्या हो गया मेरे भैया? इसका मतलब होगा कि अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, यानी कि बिना विद्या के धन कहाँ? आधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ? स्वार्थी दुनिया है भाई, धन रहेगा तभी मित्र बनेंगे। चार लोग आगे पीछे घूमी हैं कि भैया अब खवेबे पियाब करिए कुछ, ठीक है। तो आमित्र सुख तो सुखम बाद में, यानी जब आपके मित्र नहीं बनेंगे तो सुख आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आलस मत करिएगा पढ़ने में हो और चाहे किसी भी काम को करने में अपना 100% देंगे, दुनिया आपके कदमों को चूमेगी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है, कौन सा तत्सम शब्द इनमें से नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, बताएंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए इनमें से नहीं की अगर बात की, चांदनी तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी धृष्ट, भ्रष्ट, भद्रलोक और चिताभस्म ये सब तत्सम शब्द हैं। क्लियर? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन से नहीं है? अग्रस्वर की बात कर रहा है, फटाफट से आप बताएंगे। अग्रस्वर इनमें से कौन सा नहीं है? अग्रस्वर की अगर बात की, देखिए 3 प्रकार के स्वर होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से स्वर होते हैं? एक स्वर होता है आपका अग्रस्वर, एक होता है पक्ष स्वर और एक होता है आपका मध्य स्वर, ठीक है। स्वरों के ये 3 प्रकार होते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अग्र, मध्य और पक्ष, ठीक है। तो अग्र स्वर में एक प्रकार से बात की जाए तो छोटा आ जो है ये नहीं आता है, ई, ए और ये मतलब छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ये तीनों शब्द आते हैं अग्र स्वर में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अग्र स्वर में आपके जो है बड़ी, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आते हैं। मध्य स्वर में आपका एक प्रकार से मध्य स्वर में आपका छोटा आ जाता है और पक्ष स्वर में आपका ऊ, मतलब छोटा ऊ, बड़ा आ, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मध्य में ही री, रीढ़ उड़ सब आ जाता है, ठीक है, जिसको आप री बोलते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं भैया? हिंदी में स्वरों के प्रकार की संख्या की अगर बात करें तो 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? बताएं। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद किए गए? 3 भेद, यही, ठीक है, अग्र, मध्य और पक्ष। अगला प्रश्न है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? तो वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं उनको आप व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई चीज़ लिखी होती है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि आपको, जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं छोटा, मतलब यहाँ पर लिख दूं मैं का, तो का ये जो लिखा हुआ है ये पूर्ण वर्ण माना जाता है, लेकिन ये का एक प्रकार से स्वर की सहायता से लिखा गया, यानी कि इस का के अगर संधि विच्छेद करें तो ये एक का होगा, यानी कि का हलंत, यानी आधा का, और प्लस में छोटा आ की मात्रा जब बनेगी तब आप इसको उच्चारित कर पाएंगे। यानी कि ऐसे जो वर्ण होते हैं जिनको आप उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं तो वो होता है आपका व्यंजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन उसी को कहते हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, ठीक है, या स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं की जा सकती हैं, वे स्वर मतलब वो व्यंजन कहलाती हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन की अगर बात की है, जैसे इनमें से देखें चा, छा, जा, ठा, मतलब चा, जा, ठा, टा, ठा, छा, ये सब हो गए। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो हिंदी के अंतिम पंचमाक्षर हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो है आपका का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, तो अंगा, इया, मा, ना, अणा, ये सब जो है आपके ये पंचमाक्षर हैं अनुनासिक, यानी ये जो है नाक के माध्यम से, थोड़ा नाक और मुंह के माध्यम से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन की बात की तो या, रा, ला, वा, ये एक प्रकार से अंतस्थ व्यंजन है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, तीनों सा और हा ये कैसे व्यंजन है? सा, 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 ये एक प्रकार से देखिए, ये इसका मतलब होता है सपेरा, सपेरा यानी सा, सपेरा। ये सा षटकोण, 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 ठीक है। ये सा होता है आपका, ये सा का मतलब क्या होता है? सॉरी, ये सा का मतलब होता है सलजम, ठीक है। सलजम, 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 ठीक है। और ये होता है षटकोण, षटकोण में जीभ थोड़ा सा और मुड़ जाती है। सलजम, सलजम में क्या होता है, जीभ थोड़ा सा आगे मूर्धा पर टकरा करके और दांत के पास आती है, तो सलजम हो गया। षटकोण बोलिए आप, जीभ अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, यही वैज्ञानिक शब्दावली या यही वैज्ञानिक लिपि की पहचान है। और दुनिया में एक ही मात्र लिपि ऐसी है जो कि एक प्रकार से वैज्ञानिक है, और वो है अपनी देवनागरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो और ये तीसरा सा है सपेरा, सपेरा एकदम सिंपल लग रहा है, सा, सपेरा, 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 ठीक है। षटकोण, सलजम, आप बोले तीनों को अलग अलग। और ये हाँ, ये सब है ऊष्म व्यंजन, इसको बोलने में संघर्ष लगता है, ठीक, उष्मा व्यय होती है हमारे शरीर की, तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर बात की जाए तो जैसे डा, ढा, ये आपके होते हैं, ये दोनों आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है, उत्क्षिप्त व्यंजन यही होते हैं। ठीक है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हिंदी के एक मॉडल पेपर आपका, एक हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, को करिकुलर मास्टर पर आपके को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। 6 सेमेस्टर का भी को करिकुलर का एक मॉडल पेपर मैंने अभी दिया है, जल्दी 4-5-6 मॉडल पेपर और दे दूंगा, तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें एक मॉडल पेपर इसके जो एक प्रकार से उच्चारण, मतलब ये वर्णों का उच्चारण वगैरह कैसे होता है, इसको मैंने पूरा विस्तार से बताया। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है, बताएं हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 मानी जाती व्यंजन वर्णों की संख्या, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जान पा रहे हैं। अब इसमें उच्चारण स्थान जो, तो इसे आपका जो काका, काखा गा वाला होता है पूरा का पूरा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके कंठ से निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा का, खा, गा, घा बाद में क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। अब चा, छा, जा, झा, इया, अब चा, छा किस में आता है? चा, छा, जा, झा, इया, ये सब तालव्य व्यंजन है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए टा, ठा, डा, ढा, ना, मतलब टाठा, डा, ढा, ना, तो टा, ठा, डा, ढा जो आता है इसे मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जैसे आपका ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, ये सब दांत से बोले जाते हैं, ठीक है। ना, ना बोलेंगे तो आपकी जीभ जाकर के दांत में टकराएगी, तो ना क्या हो गया? ता बोलें तो ता, था, दा, धा दांत में टकराएगी, ठीक है। और जब आप चा बोलेंगे, चा, छा, जा, झा, तो आपकी तालू से जाकर के जीभ आपकी टकराती है, ठीक है। आप टा बोलेंगे तो मूर्धा से टकराती है जीभ आपकी जाकर के, ठीक है। का बोलते हैं तो आपके कंठ से आवाज निकलती है। जब आप पा, फा, बा, भा बोलते हैं तो पा, फा, बा, भा, मा, आप सारे ये पांचों शब्दों को बोलेंगे तो आपका जो दोनों ओंठ होता है, दोनों लिप्स आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार से ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ओके, अच्छा बताइए वाह का उच्चारण स्थान क्या है? वाह, दंतोष्ठ है वाह, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ, वाह, वाह बोलेंगे तो दांत और ओठ, वाह, वाह, ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे कि भोला शंकर उन्होंने, भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? तो भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट नाम दिया। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। कीर्ति पताका किसकी रचना? बहुत ही फेमस रचना है ये, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, ठीक है, ये सब रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहते हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा? इन्होंने अपभ्रंश को णाणा भाषा का, क्या बोला? णाणा भाषा बोला। ठीक है, इसके ना के स्थान पर णा का प्रयोग होता है इसमें। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जो है, जो काम पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के लिए किया है, अष्टाध्यायी लिखा है, ऐसे ही आचार्य किशोरीदास की एक प्रकार से कई रचनाएं इन्होंने व्याकरण को लेकर के लिखी। हिंदी व्याकरण भी लिखा। ठीक है, हिंदी में इन्होंने राष्ट्रभाषा का एक प्रकार से प्रथम व्याकरण लिखा। राजभाषा का प्रथम व्याकरण एक इनकी पुस्तक है किशोरीदास गोस्वामी जी की। इसके अलावा किशोरीदास वाजपेयी जी की। इसके अलावा एक इनकी रचना है ब्रजभाषा को लेकर के, ब्रजभाषा व्याकरण लिखा इन्होंने किशोरीदास वाजपेयी ने। इसके अलावा किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्द अनुशासन नाम का एक एक प्रकार से ग्रंथ लिखा। हिंदी शब्द अनुशासन किसकी रचना है? किशोरीदास वाजपेयी की है। जो है आपसे पूछे ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखा? किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा। आपसे पूछेगा राष्ट्र भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा। क्लियर, ध्यान रखिए। तो इन्होंने राणा भाषा कहा। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। औहट्य शब्द का देखिए, यही ड़ा जो है आपका हिंदी में आकर के ना बन जाता है। ड़ा जो है ना बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, औहट्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। औहट्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है वर्ण रत्नाकर रचना में। वर्ण रत्नाकर की बात की तो इसकी रचना के लेखक हैं ज्योतिश्री, मतलब कि ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्री ठाकुर। ज्योतिश्री ठाकुर की अगर बात की तो इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र की बात की तो भरत मुनि की रचना है। कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बाहिणु म्हारा कंतु। अब देखिए यहाँ पर भल्ला, भल्ला माने होता है भल हुआ। भल हुआ का मतलब क्या हो गया? अच्छा हुआ। भल्ला माने अच्छा हुआ। जैसे कहते भले भले भा की गिर गए। जैसे कभी कभी भले भा, मतलब ये अवधि का एक शब्द मान सकते हैं। अवधि में भी ऐसे बोले थे भले। ठीक है, तो ये भल्ला हुआ का मतलब क्या हो गया? भल्ला हुआ का मतलब हो गया ठीक हुआ, अच्छा हुआ। जो मारिया, जो मर गया। कौन मर गया? बाहिण मारा कंथ, हे बहिनी। जो मारा माने होता है मेरा। देखिए महारा लिखा जाता था इसको अवट्ट में। ठीक है, अभ्रंश में उसको बोलते हैं मेरा। ठीक है, मारा का मतलब होता है मेरा। कंतु, कंतु का मतलब होता है पति। कंत, अब इसी कंतु, उसमें अभ्रंश में कंतु था, ये हिंदी में आकर के कंत क्या बना? कंत। ठीक है, कहत कत परदेसी की बात। ठीक है, तो कत मतलब कत नहीं, कंत। ठीक है, कत, कत माने कोई होता है, ब्रजभाषा का शब्द है कत। तो कंत का मतलब क्या होता है? कंत माने पति होता है, हस्बैंड। ठीक है, तो कंतु ये उस समय की एक प्रकार से कहानी है। ये आपको बता दूं किसने लिखा है? तो हेमचंद्र ने लिखा है। जैन मुनि है हेमचंद। ठीक है, हेमचंद सूरी। ये एक प्रकार से डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, डिंगल भाषा में है। और आप देखेंगे अपभ्रंश के समीप होती है डिंगल, जो है एक प्रकार से मान सकते हैं अपभ्रंश जैसी ही कुछ भाषा। तो भल्ला हुआ जो मार या बाहिण मारा कंतु, एक प्रकार से एक जब सिपाही हैं और सिपाही इसके पति हैं एक स्त्री के, अब उसके पति जो है युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो एक प्रकार से कहती है कि अच्छा हुआ जो एक प्रकार से हमारे पति युद्ध के क्षेत्र में मर गए। अगर वो युद्ध के क्षेत्र से मुंह पीठ दिखा करके भाग आते तो एक प्रकार से हमारी बेइज्जती हो जाती और हमारे ऊपर लोग थूकते, कहते तुम उसी की पत्नी हो। आज मैं अपना सर गर्व से ऊंचा करके कह सकती हूँ कि हमारे पति ने देश के लिए जीवन अपना कुर्बान किया है। ये एक स्त्री की एक प्रकार से भावना है। तो यही बात यहाँ पर इसका अर्थ है। हेमचंद सूरी की रचना है। कुमारपाल चरित किसके, मतलब कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? कुमारपाल चरित को लिखा किसने है? हेमचंद्र ने लिखा है। ये बात है। कुमारपाल एक राजा थे, बौद्ध राजा हुआ करते हैं थे कुमारपाल इतिहास में। और इनकी रचना एक प्रकार से उन्हीं पर हेमचंद सूरी ने उन्हीं के ऊपर लिखी है। उन्हीं के एक प्रकार से वंशावली को एक प्रकार से इसमें बताया है। पूरा का पूरा कुमारपाल की वंशावली जो है, बौद्ध राजा जो है, इन्हीं की पूरी वंशावली, उनका पूरा इतिहास जो है कुमारपाल चरित में लिखा हुआ है। हेमचंद सूरी के द्वारा लिखी गई रचना है। 20 सर्गों में यह रचना कुल मिलाकर के बटी हुई है। आगे देखेंगे प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? प्राकृत पैंगलम जो है लक्ष्मीधर की रचना है। अगला प्रश्न है, पुरुष कहाड़ी हो कहो जस पत्थे पुण्य, जस पत्थावे पुण्य, कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? तो जो है पुरुष कहाड़ी, जो है पुरुष कहाड़ी हौ कहो जस पत्थायो पुण्य, ये जो एक प्रकार से कीर्तिलता की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। तूतीय हिंद किसे कहते हैं आपसे पूछेगा? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। सराहपा जो हिंदी के प्रथम कवि हैं, डॉक्टर राहुल शंकरत्यान मानते हैं। हेमचंद सूरी जो हैं, इनकी बात की तो कुमारपाल चरित्र के लेखक हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। डिंगल भाषा का प्रयोग करते जबरदस्त तरीके से।
आगे देखें, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। ये दूसरी लाइन की पंक्तियां हैं, मैंने पढ़ दी। ठीक है, तो आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा होगा अमीर खुसरो को, वहां पर आपको ये पंक्तियां मिली होंगी और इसकी व्याख्या भी मैंने बताई थी। गोरी सोवे सेज पर, गोरी का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर अर्थ एक स्त्री से भी लगा सकते हैं, और गोरी का मतलब एक प्रकार से गुरु, यानी इसके दो अर्थ हैं। तो यहाँ पर गुरु, अपने गुरु के मर जाने पर एक प्रकार से बताते हैं अमीर खुसरो, उस पर एक प्रकार से विलाप करते। तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के चल खुसरो, खुसरो घर आपने रैन पैंच होते, यानी कि ये मोहमाया की नगरी है, अब सांझ हुई है और चलो अब यहाँ से। ठीक है, क्योंकि गुरु अगर गए तो तुम्हारा क्या काम। तो ये एक प्रकार से पंक्तियाँ किसकी हैं, अमीर खुसरो की है, तबला के आविष्कारक भी हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित की। सबसे पहली भाषा कौन सी है, संस्कृत। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। ये भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, देववाणी है। ठीक है, गीर्वाण भारती यानी कि देवों की वाणी कही जाती है संस्कृत को। इसमें भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य है, मधुर है। दिव्या गीर्वाण भाषी, दिव्य है, अलौकिक है, अच्छी है, देवताओं की वाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम, इसमें जो वर्णित काव्य हैं बहुत ही मधुर हैं। तस्मादयपि सुभाषितम, और पढ़ने में और सुनने में बहुत ही मधुर लगता है मेरे भाई। तो संस्कृत सबसे प्राचीन बोली, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है अपनी। उसके बाद में संस्कृत से बनी कौन सी, पाली। पाली से कौन सी बनी, प्राकृत। प्राकृत से कौन सी भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से जाकर के क्या बना बाबू, हिंदी बन गई। कौन सी बोली, हिंदी। हिंदी एक कोई भाषा नहीं थी पहले, हिंदी 5 उपभाषाओं का एक समूह है। हिंदी कितनी उपभाषाओं का समूह है भाई, 5 उपभाषाओं का समूह है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो बिहारी, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी और एक प्रकार से एक पहाड़ी आपकी हो गई। क्लियर, तो इस तरीके से 5 हिंदी आपकी हो गई। इसमें क्लियर हो गया आपका, पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी। क्लियर, तो ये एक प्रकार से हिंदी। अब इन पांचों उपभाषाओं के मिलने से हिंदी का विकास हुआ। इन पांचों उपभाषाओं में अपनी अपनी उपबोलियां हैं सबकी, या इनकी बोलियां हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी की मैंने शुरुआत में ही बता दी कि भाई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में आप देखते हैं ब्रज वगैरह जो है, खड़ी बोली, कौरबी और ये सब हरियाणवी वगैरह। ठीक है, ये सब आपकी, तो इस तरीके से विकास हुआ। अच्छा, तो 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। किस देश में या किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बताएं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक भाषा, जनभाषा, राष्ट्रभाषा, उसको क्या बोलते हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी देश की जो अधिकांश जनता है, जन समुदाय है, वो जब जिस बोली को बोलता है उस बोली को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, लिपि किसे कहते हैं। लिपि एक प्रकार से वर्णों को प्रतीक माध्यम से लिखने की हुई लिपि कहते हैं। भारत में जो भाषा है हिंदी, उसकी लिपि है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि सबसे वैज्ञानिक लिपि है और सबसे एक प्रकार से जबरदस्त लिपि मानी जाती है। लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम भाषा जो जो दिया है, ये भारोपीय भाषा परिवार को कहा इंडो जर्मनिक नाम। ठीक है, भारोपीय भाषा को इंडो जर्मनिक नाम दिया किसने, मैक्स मूलर ने। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो गुजराती भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, या इसी को नागर अपभ्रंश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची में स्वीकार किया गया है। मैंने बताया था 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाएं वर्तमान में है, 22 भाषाएं हैं। जब संविधान बना था तो अब कितनी थी, 14 भाषाएं थी। पहले सिंधी जुड़ी, सिंधी के बाद में 3 जुड़ी, नेपाली, मैथिली, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ी। फिर उसके बाद में 4 भाषा जुड़ी, बोडो मास यानी कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अब 22 भाषा है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या की अगर बात की तो 8 स्वर थे अपभ्रंश में। कौन कौन से, आ यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, और उसके बाद में बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इसके अलावा ए और एक प्रकार से अगला अगला आपका ओ, यही थे। ठीक है, ये एक प्रकार से अपभ्रंश के 8 स्वर हैं।
हिंदी का प्रहरी किसे माना जाता है? हिंदी का प्रहरी कहा जाता है किसको भाई? फटाफट से आप बताएंगे। पीबी टंडन को, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को एक प्रकार से हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान विभाग नहीं है। भाषा विज्ञान का विभाग इनमें से क्या नहीं है? ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ये एक प्रकार से भाषा विज्ञान के विभाग हैं। स्वनिम विज्ञान नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी के शब्द अनुसार लेखक हैं, बताएं। हिंदी के शब्द अनुसार लेखक कौन है? किशोरीदास हिंदी के शब्द अनुशासन, हिंदी का शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? शब्द अनुशासन कर लेंगे। किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा, मैंने आपको बताया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। अगला प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है ये दो आधारों पर करते हैं। कौन कौन से? पहला आधार होता है आपका रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरे होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों की अगर प्रकार की बात की तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय अर्थात एक संज्ञा और एक क्रिया होती है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का एक संज्ञा हो गई, पढ़ता है एक क्रिया होगी, यानी एक क्रिया होगी और एक संज्ञा होगी, यानी एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ये आपका सरल वाक्य होता है। दूसरा वाक्य होता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में अगर बात करें तो अनेक जो है प्रधान उपवाक्य होते हैं इसमें, जिनके साथ अनेक आश्रित उपवाक्य भी शामिल होते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं, जैसे कि जिस दिन भगवान ने आलू का निर्माण किया होगा उस दिन उसे यह गुमान भी नहीं हुआ होगा कि मैंने आलू बना दिया। तो ये एक प्रकार से क्या है? जिस दिन भगवान ने आलू का निर्माण किया होगा उस दिन उसे यह गुमान भी नहीं होगा। तो इसमें कई मतलब दो तीन वाक्य हैं तो संयुक्त वाक्य बाल सकते हैं। तीसरी बात, तीसरा वाक्य होता है आपका रचना के आधार पर प्रकार, वो होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब होता है जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है किंतु आश्रित उपवाक्य एक या अनेक हो सकते हैं। जैसे कि जो विद्वान होता है उसका पुत्र सदा अमर होता है। तो एक प्रकार से इसमें एक तो उपवाक्य है, बाकी अनेक उपवाक्य हो सकते हैं उसके। तो ये होता है एक प्रकार रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं कई प्रकार होते हैं। जैसे कि एक होता है विधि वाक्य, एक निषेध वाक्य, एक प्रश्न वाक्य, आज्ञावाचक, ठीक है, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयादिबोधक और शिथिल वाक्य, तमाम प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य था तथा एक ही विधेय था उसे क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था जी, एक उद्देश्य और एक विधेय सरल वाक्य कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भाषा के घटक हैं कौन कौन से? भाषा के घटकों की अगर बात की तो वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय ये दो अंग होते हैं किसके? वाक्य के दो अंग होते कौन कौन से? उस उद्देश्य और विधेय। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, इनमें कौन सा वाक्य है? राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, इसमें संयुक्त वाक्य है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाक्यों व वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। वाक्य के गुणों में क्या सम्मिलित नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। वाक्य के गुणों में सम्मिलित क्या नहीं है? लयबद्धता नहीं सम्मिलित है, बाकी क्रमबद्धता, सार्थकता और आकांक्षा सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से उसके। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, तीनों। डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गुरुजन का सम्मान करना सीखो किस प्रकार का वाक्य है? तो गुरुजन का सम्मान करना सीखो ये आपका आज्ञार्थक वाक्य है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, और भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर या जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत आपका नहीं आएगा? फटाफट से आप बताएंगे। तो कौन सा भेद नहीं आएगा? इनमें से विवृत स्वर नहीं आएगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, ये तीन स्वरों के प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें अग्र स्वर की अगर बात की उसमें आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा मतलब ए और ए आता है। पक्ष स्वर में आपका बड़ा बड़ा आ और छोटा ऊ, छोटू मतलब कि बड़ा ऊ, ओ औ ये सब आ जाते हैं। मध्य स्वर में आपका छोटा आ आता है। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ का, खा, गा, घा, ये सब हैं आपकी अंगा, ये सब कंठ से निकलती हैं। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। मूर्धन्य व्यंजन की अगर बात की जाए तो आपके जैसे जो है टाठा डाढ़ा ये सब आपके हो गए मूर्धन्य, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दंत से आपका ताथा दाथा ना दंत से हो गया, ठीक है। ओष्ठ से पाफा बाफा माँ, क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका जो है निम्नलिखित में से
शब्दों में से नवनीत विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवनीत मतलब जो नई नई ध्वनियाँ हैं वो विकसित कौन सी हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो जैसे खा और गा जो है नवनीत ध्वनियाँ हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इनमें से कौन सा घोष वर्ण है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। घोष और अघोष। तो घोष आपका इसमें से माँ पड़ेगा, ठीक है, घोष। अगला प्रश्न, घोष और अघोष को लेकर के मैंने आपको बताया था। जो घोष शब्द की अगर बात की जाए, घोष शब्द कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं भाई? घोष की अगर बात की तो आपका पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, ठीक है, अघोष शब्द। और बाकी जो होते हैं घोष या सघोष होते हैं, 3, 4 और 5। यानी कि जैसे आपका ये हो गया का, खा, गा, घा और अंगा। अब इसमें से आपके जो ये 3, 4, 5 हैं, ये आपके सघोष यानी घोष आते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और का, खा, गा मतलब का, खा जो है आपका ये 2 शुरुआत के, ये आपके आघोष होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें घोष वर्ण पूछा गया है, यानी घोष या सघोष। घोष और सघोष एक ही होता है, ठीक है। अघोष जो होता है वो आपका अलग होता है। तो अघोष आपका का और खा है, जबकि गा, घा और अंगा, ऐसे 3 पूरा नीचे तक चले जाएंगे पांचों का पांचों कॉलम में, ठीक है। तो इसमें माँ जो होगा यहाँ पर आएगा इधर। तो माँ कौन सा होगा? आपका घोष होगा यानी सघोष होगा। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं इनमें से। देखो देखें, ऊ मतलब व्यंजन कौन सा नहीं इनमें से? देखिए रा, खा और या, ये सब व्यंजन है। ऊ आपका स्वर है। आप निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ, ओष्ठ की अगर पा, फा, बा, भा, मा, ये सब ओष्ठ हैं। तो पा, फा, फा, बा और मा, भा। ये देखें आपका ता, था, दा, धा, ना, ये बात की है तो दंत हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा, यानी कि ता जो है ये दंत व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से? नासिक के मतलब जैसे कि आपका इया हो गया, जितने भी 5 पंचमाक्षर हैं वो सब नासिक के हैं। जैसे इया, इया जो है नासिक के है। ना, ना, मा, ठीक है। ऐसे अड़ा, तो ये सब नासिक के हैं। ना का प्रयोग इसमें होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। ए और ए वर्ण जो है ये क्या है भाई? ए और ए वर्ण जो है कंठ तालव्य व्यंजन है, मतलब कंठ तालव्य स्वर हैं, मतलब कंठ और तालु से बोले जाते हैं, दोनों को मिला करके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हिंदी की मानक वर्णमाला में श्री का स्थान नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन से इस वीडियो का, फटाफट से आप देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन, मतलब कौन से शब्द के द्वितीय व्यंजन है इनमें से? इनमें से द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है कि जब, जैसे आपने लिख दिया लज्जा, लज्जा। अब ये जा एक प्रकार, जब क्या हो कि 2 व्यंजन एक साथ आए किसी वाक शब्द में, जब 2 व्यंजन एक साथ आए और जो पहला व्यंजन हो वो उसके साथ स्वर ना जुड़ा हो, यानी वो स्वर रहित व्यंजन हो, स्वरहीन व्यंजन हो, ठीक है। और दूसरा आपका स्वर से युक्त व्यंजन हो। क्लियर? यानी कि आप देखेंगे लज्जा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी शब्द आपका, जैसे कि जिसमें 2 चीज आधा आधा, जैसे एक आधा एक पूरा शब्द, जैसे दिल्ली है, दिल्ली आपका द्वितीय व्यंजन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय व्यंजन आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है? द्वितीय माने होते हैं जिसमें क्या हो कि एक आधा हो और दूसरा पूरा हो, ठीक है। अब ये नहीं होगा द्वितीय व्यंजन, उत्साह क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो ता है, इसमें सा यहाँ पर दिया गया। तो ऐसे अगर उत्ता होता, ठीक है, इसे आप देखेंगे मुत्ता, मुताह एक प्रकार से क्या है, एक मुसलमानों की एक प्रथा होती है, तो मुताह है एक प्रकार से, ये हो गया। ऐसे ही आप और शब्द देख सकते हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, बिल्ली, तो इसमें एक ला आधा है एक पूरा है, तो ला ये भी है और ला ये भी है। इसमें क्या है, स्वर जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका द्वितीय व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समस्त चीज़ों के बारे में बता दिया। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। और बाकी जो वीडियोज़ होंगे इसके, जो आपके 3 पेपर और जो इसके बच रहे हैं उनके भी वीडियोज़ आपके समक्ष आ जाएंगी। हालांकि आपका सिलेबस सेम ही है, तो जो मैंने आपको बताया हुआ है आपका, जैसे कि हिंदी मतलब भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में 305 वाला कोड, 306 वाला कोड कवर होता है। और लोक साहित्य की अगर बात की और लोक संस्कृति की, तो उसमें 307 और 308 कवर होता है पूरा। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।